Hello everyone. We are reading the chapter number 2 of economics for class 9th people as resource. तो अभी तक हमने रीड किया था कि किस तरह से एजुकेशन जो है वो पॉपुलेशन को चेंज कर सकती है, उसके जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको चेंज कर सकती हैं, उसकी अर्निंग जो है वो बहुत हाई हो जाएगी अगर कोई भी पर्सन क्वालिफाइड होता है, अगर वो अपने आप में कोई स्किल इनबिल्ट करता है, कोई ट्रेनिंग लेता है किसी तरह की। कहने की बात यह है कि अगर उस पर अर्ली एज में इन्वेस्ट किया जाए तो उस पर्सन की जो कंडीशन होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी और वो अपने देश के लिए ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा। तो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे इम्प्रूव की जा सकती है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं ऐसे जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन द लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ अ पर्सन इंडिकेट by life expectancy and skill formation acquired by the people of the country. तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करती है कि वहाँ का लिटरेसी रेट क्या है, यानी कितने पर्सन जो हैं वो एजुकेटेड हैं, प्लस वो हेल्दी हैं या नहीं। उनकी हेल्थ भी ये डिसाइड करती है कि एक कंट्री जो है वो कितनी प्रॉस्परस है, कितनी ज़्यादा डेवलप्ड है। The quality of population ultimately decides the growth rate of the country. Literate and healthy population are an asset. तो किसी भी देश में अगर लिटरेट होंगे पर्सन, अगर हेल्दी होंगे पर्सन, तो वो एक उसके लिए ताकत बन जाएगी। और हम कह सकते हैं कि अगर किसी देश में मान लो अगर अनहेल्दी लोग हैं या फिर इलिटरेट लोग हैं तो अपने देश के लिए वो एक जिम्मेदारी बन जाएंगे, मतलब देश को उनका बोझ उठाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अनहेल्दी पर्सन को हेल्थ देनी पड़ेगी या जो अनएजुकेटेड को भी जो है काफ़ी सारे अवेयरनेस देनी होगी। बट जो एजुकेटेड पॉपुलेशन है या जो हेल्दी पॉपुलेशन है वो अपने देश की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करती है। तो फर्स्ट जो आस्पेक्ट है या फर्स्ट जो फैक्टर है जो अफेक्ट करता है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को, वो है एजुकेशन। तो लेट्स रीड। Sakal's education in the initial year of his life bore him the fruit in the later years. In terms of a good job and salary, he saw education was an opportunity input for the growth of Sakal. तो हमने देखा कि सकल की जो एजुकेशन हुई इनिशियल ईयर में उसकी लाइफ के, वो बाद में उसके लिए फल लेकर आती है। मींस उसको एक गुड जॉब मिल जाती है, उसको अच्छी सैलरी मिल जाती है, और ये जो इनपुट था जो एजुकेशन के रूप में सकल में किया गया, इसने उसकी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया, उसके सर्कमस्टांसेस को चेंज कर दिया। इट ओपनड न्यू ऑरिजिन फॉर हिम, ही प्रोवाइडेड न्यू एस्पिरेशन एंड डेवलप्ड वैल्यू ऑफ लाइफ। नॉट ओनली फॉर सकल, एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी ऑल्सो। अब एक एजुकेटेड पर्सन सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रहता, वो अपनी सर्विसेज जितने लोगों को देता है वो उनको भी सर्व कर रहा है, उनको भी वो ग्रो करवा रहा है अपने साथ। इट इन्हांसेस नेशनल इनकम, कल्चरल रिचनेस एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस। तो वो नेशनल इनकम में भी कंट्रीब्यूट करता है, कल्चरल में भी रिचनेस आती है, काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ उसमें अगर होंगी तो हमारी सोसाइटी जो है अच्छी बनेगी। एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है गवर्नेंस की, हमारी जो सरकार है उसकी एफिशिएंसी ज़रूर इम्प्रूव होगी अगर वहाँ यहाँ की जनसंख्या जो है वो पढ़ी लिखी होगी। There is a provision made by providing universal access, retention and quality in elementary education with special emphasis on girls. There is also an establishment of pace setting of school like Navoda Vidyalaya in each district. तो काफ़ी सारी ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा जिससे कि एजुकेशन को बढ़ावा मिले। नवोदय विद्यालय उनमें से एक है जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया गया है। Vocational system have been developed to equip large number of high school students with occupations related to knowledge and skill. तो काफ़ी सारे वोकेशनल कोर्सेज लाए गए हैं जो कि बच्चे अपना स्कूल कंप्लीट करने के बाद वो वोकेशनल कोर्सेज में जा सकते हैं और एक पर्टिकुलर एरिया को अपना ऑक्यूपेशन बना सकते हैं। द प्लान आउटले ऑन द एजुकेशन हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹151 crore in the first plan to 3,766.90 crore in the 11th plan. अगर हम एजुकेशन पे खर्च की बात करें तो हमारी सरकार ने जहाँ पर फर्स्ट प्लान में सिर्फ 151 करोड़
खर्च किया था। वहीं अगर 10th प्लान की बात करें यानी नियर अबाउट 2000 की बात हो रही है ये, तो तब जो है कितना हो गया था ये खर्च 151 से बढ़कर 3766.90 करोड़ तक ये एक्सपेंडिचर किया था गवर्नमेंट ने अपने देश में एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। The expenditure on the education at the percentage of GDP rose from 0.64% in the 1951-52 to 3% in 1915 to 16। तो ऐसे ही हमारी GDP है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, उसमें भी इंक्रीज़ हुआ 0.6% से बढ़कर वो कितनी हो गई है 3%। 2015-16 का डाटा है ये। From the past few years, the budgetary estimate as a stated in budget, high dropout rates. Sarva Shiksha Abhiyan is a significant steps towards providing elementary education to all children in the age group of 16 to 14 years by 2010। तो काफ़ी सारे ऐसे अभियान भी चलाए गए, काफ़ी सारे ऐसी योजनाएं लाई जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा। उनमें से ही सर्व शिक्षा अभियान भी एक सिग्निफिकेंट स्टेप था हमारी गवर्नमेंट का, जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए उठाया गया। और ये किन बच्चों के लिए था 6 to 14 ईयर्स जिनकी एज है, और 2010 में ये आया था। इट्स अ टाइम बाउंड इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप with the state, the local government and the community of achieving the goals of universalization of elementary education. Along with it, bridge courses and back to school camps have been initiated to increase the enrollment in elementary education। तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए हैं, उनमें से ब्रिज कोर्सेज हैं, बैक टू स्कूल कैंप्स हैं, जो कि इनिशिएटिव लेकर गवर्नमेंट ने ताकि एनरोलमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे जो हैं वो एजुकेशन लेने के लिए आएँ, एटलीस्ट एलिमेंट्री एजुकेशन हो उनके पास। तो गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स उठा रही है इसके लिए। और मिड डे मील स्कीम हैज़ बीन implemented to encourage attendance and retention of children and improve their nutritional status। तो एक और स्कीम है मिड डे मील स्कीम, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इसलिए चलाई गई थी ताकि स्कूलों में बच्चों की अटेंडेंस को इम्प्रूव किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल अटेंड कर पाएँ। दीज पॉलिसी कुड ऐड द लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो ये जो पॉलिसी है ये लिटरेट पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करती है। और the 12th plan endeavor the raise the country gross enrollment ratio in the higher education in the age group of 18 to 23 years to 25.2% by 2017-18 and to reach the target of 30% by 2020 to 21। तो ये जो है हमारा हायर एजुकेशन का ग्रोस एनरोलमेंट रेशो है, जो कि 25% से बढ़कर भी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 2020-21 तक क्या हो जाएगा 30% हो जाएगा, विच वुड बी ब्रॉडली इन लाइन विद द वर्ल्ड एवरेज। द strategy focuses on the increased access, quality, adoption and state specific curriculum modification, वोकेशनलाइजेशन एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो हमारी एजुकेशन में बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं। इसमें करिकुलम में स्पेशली बदलाव किए जा रहे हैं, जो सिलेबस है वो चेंज हो रहे हैं, वोकेशनल कोर्सेज इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, नेटवर्किंग का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है बच्चों को। द प्लान ऑल्सो फोकसेज ऑन द डिस्टेंट एजुकेशन। तो जितने भी डिस्टेंस एजुकेशन के प्रोग्राम हैं, ताकि दूर से अगर कोई कोर्स बच्चा करना चाहे और वो उसके एक्सेस में नहीं है तो वो दूर बैठा भी वो कोर्स कर पाए, इस तरह के प्लान्स जो हैं ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं बाय द गवर्नमेंट। द प्लान ऑल्सो फोकसेज ऑन डिस्टेंस एजुकेशन, convergence of formal non-formal distance and IT education institutes over the past 50 years. There has been a significant growth in the number of university and institution of higher learning in specialized area. Let us read the table to see the increase in the number of colleges, universities, enrollment of students and recruitment of teachers from 1951 to 2015-16। तो ये जो है ये टेबल हमें बताती है
कि 1951 में नंबर ऑफ़ कॉलेजेस कितने थे, यूनिवर्सिटीज़ कितनी थी, स्टूडेंट्स कितने थे और टीचर्स यूनिवर्सिटीज़ कितनी थी। तो उसके बाद जो है 2017-18 का अगर आप डाटा देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। जो कॉलेजेस पहले 750 थे वो जो है बढ़कर कितने हो गए 41,012 हो गए। तो हम देख सकते हैं कि इसी तरह से हर चीज़ में इंक्रीज़ हुआ है, वो चाहे यूनिवर्सिटीज़ हों या स्टूडेंट्स हो या टीचर्स हों यूनिवर्सिटीज़ के, तो उन सभी में इम्प्रूवमेंट हुई है। और एक और जो हमें बार ग्राफ दिया हुआ था वो था लिटरेसी रेट इन इंडिया, पिछले पेज पे उसमें था जो पर्सन है वो ब्लू कलर से दिखाए गए हैं और जो ग्रीन कलर से फीमेल दिखाई गई हैं और रेड कलर से मेल्स दिखाए गए हैं। और इसमें क्या दिखाया गया है कि जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है इसमें वुमेन का कितना पार्टिसिपेशन है, यानी मेल्स का कितना है, फीमेल्स का कितना है और टोटल जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो कितना है। तो 1951 में अगर देखें तो वुमेन का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम था। अगर हम 2011 पर आ जाएं तो वुमेन का कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है, लेकिन अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है वो इक्वल है। अभी भी मेल्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स ज़्यादा है। तो उसके बाद जो है हम नेक्स्ट करेंगे हेल्थ, और हेल्थ हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो बाय फॉर दिस पार्ट, होपफुली आपने ध्यान से सुना होगा। थैंक यू वेरी मच।